तो दोस्तों MPSI मेंस 2025 का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा। यहाँ पर हम रिजल्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर कोई भी कट ऑफ की बात ESB के द्वारा नहीं की गई है। तो हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि रियल कट ऑफ क्या रहा, क्या ये बताया जा सकता है, क्या गूगल फॉर्म जैसी चीज़ें, जैसे कि हमने एग्ज़ाम के जस्ट बाद स्टार्ट किया था, उस सब चीज़ों से कट ऑफ का कुछ भी कोई भी पता लगा सकता है, इस पर बात करेंगे। साथ में 13% और 87% इसने जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को हर्ट किया या फिर रुलाया है, तो इसका क्या मतलब सिस्टम क्या है और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें इस रिजल्ट में देखने को मिली, उस पर बात करेंगे। 13% वालों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, या फिर दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी में लगे रहना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। साथ में फिजिकल का सेफ स्कोर कितना रह सकता है और कितना मिनिमम आपको स्कोर करना ही है, नहीं तो आप कितना भी स्कोर किए हों मेंस में, चाहे आपने 450 प्लस भी स्कोर किया हो, अगर आप एक मिनिमम स्कोर नहीं करते हैं कहाँ पर फिजिकल में, तो आप फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब आपको इंटरव्यू देने नहीं मिलेगा। ये बात क्लियरली मेंशन की गई है कहाँ पर, PDF में, जो कि नोटिफिकेशन की PDF है ऑफिशियल, वहाँ पर इसकी बात की गई है। चलिए बिना कोई देरी किए, सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे लगातार आ रहे हैं जब से रिजल्ट आया हुआ है, और बहुत सारे लोग, इवन कुछ लोगों का तो मैं यहाँ पर वीडियो स्क्रीनशॉट अभी तक मैं मैसेजेस भी नहीं पढ़ पाया हूँ और ना तो उनका रिप्लाई दे पाया हूँ। रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। साथ में हमने MPSI 2026 के लिए भी बैच स्टार्ट कर दिया है, तो रिप्लाई दे पाना एक साथ बहुत ही टफ काम है मेरे लिए, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा। ये मेरे पेड मेंबर्स, जो मेरा पेड ग्रुप है, वहाँ का एक क्या है पोल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 400 के ऊपर स्टूडेंट्स थे हमारे, उसमें बहुत कम लोगों ने अभी तक वोट किया है। तो जैसे जैसे इसमें कुछ अपडेट मिलेगा हमको पता चलेगा कि हमारे पेड ग्रुप से कितने लोगों का सिलेक्शन MPSI मेंस के बाद फिजिकल के लिए हुआ है, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी सफलता है कोरा कागज़ UPSC के लिए कि पहली बार में ही इतने सारे लोगों ने इतने अच्छे से हमारे बैच का क्या किया है, पूरी तरह से यूज़ किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप MPSI 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में हमारे बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1692 लोगों का क्वालिफिकेशन या फिर क्वालिफाई किया है। 1692 लोगों ने किसके लिए, फिजिकल के लिए। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अभी हमने परसेंटाइल नहीं बताया है, ये बताएंगे हम फाइनल रिजल्ट के बाद। इसका मतलब है आपको अपना स्कोर कब पता चलेगा, आफ्टर फाइनल रिजल्ट। और जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनको तो वो भी पता नहीं चलेगा कि आपका जो स्कोर कार्ड था वो क्या था। हो सकता है स्कोर कार्ड भी जारी किया जाए सभी का, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसमें साथ में ये भी बोला गया है कि अगर आयोग को ऐसा लगता है, ESB को, मंडल को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी टेक्निकल एरर है इस रिजल्ट में, तो इसको रिवाइज़ किया जा सकता है। और वो किसके पास है इसका अधिकार रिवाइज़ करने का, पूरा का पूरा मंडल के पास है, ESB के पास है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, क्या मेंस का कट ऑफ प्रेडिक्ट किया जा सकता है आज के टाइम पर। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब आपका रिजल्ट आ चुका है, तब मैं बहुत ही अच्छे से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कट ऑफ का प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता है आज के टाइम पर। पता है क्यों? रीज़न है कि क्योंकि क्या हुआ है, ये इसी में आप जब इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो परसेंटाइल बेस पे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ये हुआ है आफ्टर जो ऑब्जेक्शन किए गए थे लोगों के द्वारा क्वेश्चंस, उन ऑब्जेक्शन किए गए क्वेश्चन के रिव्यू के बाद जो लोगों का परसेंटाइल बना है, उसके बाद रिजल्ट बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऐसे कुछ स्टूडेंट मिल रहे हैं जिनका स्कोर ज़्यादा था, फॉर एग्जांपल 406 था एक कैंडिडेट का और एक कैंडिडेट का स्कोर था 401, और अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि 401 वाले का हो गया और इसका नहीं हुआ, तो इसका रीज़न ये नहीं है कि यहाँ पर रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक बैगा चेक वाला क्वेश्चन आया था जिसका आंसर डिंडोरी दिया था पहली बार में ESB ने, बैगा चेक वाला क्वेश्चन, ठीक है। उस पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्शन किया। अब फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन रिव्यू के बाद में ESB ने उसका आंसर मान लिया मंडला। अब पहले इस व्यक्ति ने क्या किया था, इस व्यक्ति ने इसका आंसर लगाया था मंडला और इसने लगाया था डिंडोरी। एक सिर्फ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिन पर रिव्यू या फिर ऑब्जेक्शन कैंडिडेट्स के द्वारा लगाया गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, इसके लिए 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। 4 मार्क्स इसलिए एक्स्ट्रा मिले, 3 मार्क्स तो एक्स्ट्रा होंगे ही, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मंडला हो जाता है तो इसके 4 मार्क्स कम होंगे सीधे। मतलब इसका स्कोर कितना हो जाएगा, 402 हो जाएगा, क्योंकि 3 मार्क्स का तो ये नंबर गया जो इनको मिला था फ्री में।
साथ में ये गलत होने की वजह से 1 मार्क्स और इनका क्या हुआ, कटेगा, तो इनको 4 मार्क्स का नुकसान हुआ। मतलब इनका स्कोर कितना हो गया, 402। जबकि जो 401 वाला स्टूडेंट था उसने ये क्वेश्चन मंडला लगाया था इसका आंसर। जब ये मंडला इसका सही आंसर हुआ तो इसको कितने मार्क्स का फायदा हुआ, सीधे सीधे 4 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले इसका नेगेटिव मार्किंग हो रहा था, तो पहले तो उसकी नेगेटिव मार्किंग कम हुई, प्लस इसमें 3 मार्क्स और जुड़ गए, मतलब 4 मार्क्स जुड़ के इसका स्कोर कितना हो गया, 405। इसका मतलब है अगर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनका स्कोर कम था और सिलेक्शन हो गया, आपका स्कोर ज़्यादा था लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है ये वाला, जो ईएसबी इतने सारे गलत क्वेश्चन बनाता है और उसका हर्जाना हमेशा उन लोगों को मिलता है जो फर्स्ट टाइम में सही आंसर करके आते हैं। और ये मैं मतलब भुगत के बैठा हूँ, मुझे पता है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उन लोगों का जिन्होंने अच्छा खासा एग्जाम दिया था या फिर जिनका स्कोर पहले अच्छा था। आरआरबी एनटीपीसी में मेरे साथ हो चुका है CBT 2 में, तो मुझे इसका दर्द पता है और आपको भी अब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं चलो इससे हट के बात करता हूँ। अगर आपसे कोई बोल रहा है, अगर मैं ही बोलने लगूँ कि चलिए आपको मैं एक गूगल फॉर्म लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको अपना स्कोर बताना है, साथ में आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, प्लस आपको ये बताना है कि आपका पहले स्कोर क्या था, तो भी इससे कट ऑफ नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने क्वेश्चन ईएसबी के द्वारा गलत या फिर सही या फिर डिलीट किए गए हैं। कब, जब ऑब्जेक्शन को रिव्यू किया गया, तो ये जब पता ही नहीं चलेगा तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि कट ऑफ क्या रहा फाइनल। कट ऑफ कब पता चलेगा, अब जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी इस पर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। ये अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप गूगल फॉर्म भरिए, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करिए, हम आपको सही रियल कट ऑफ बताएंगे, तो कोई नहीं बता सकता आज के टाइम पे। और ना ही मैं आपको गुमराह करूंगा, और नहीं तो मैं एक वीडियो बनाने के चक्कर में एक बढ़िया सा एक गूगल फॉर्म बनाता और वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर यूट्यूब पर शेयर कर देता। उस पर एक और मुझे बहुत कंटेंट मिलता, लोगों का मैसेज आते, कमेंट आते, बट कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये हुई बात, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, अपन को कट ऑफ के पीछे अब नहीं भागना है। अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, नेक्स्ट वैकेंसी बहुत जल्द आ सकती है उसकी तैयारी में लग जाइए। बैच भी हमारा आ चुका है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में रिजल्ट आप देख रहे होंगे, हम यहाँ पर PDF और टेस्ट दोनों देने वाले हैं। तो ये हुई बात हमारे कट ऑफ की। अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट कैटेगरीज की बात करें, अगर कट ऑफ की एक आइडिया की बात करते हैं कि कितना किस किस कैटेगरी में हाई कट ऑफ गया, तो यहाँ पर UR, OBC एंड EWS, इन तीनों कैटेगरी में कट ऑफ बहुत हाई था, सच में बहुत हाई था। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में अच्छा खासा हाई कट ऑफ गया देखने को मिला। EWS में 400 प्लस के बाद भी क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है, मतलब कुछ लोगों का 400 के ऊपर स्कोर होने के बाद भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। OBC का क्योंकि प्रोविजनल वाला था 13%, तो यहाँ पर कई लोगों का क्या हुआ है, 398 395 के आसपास भी होने पर भी उनको 13% OBC में क्या मिल गया, मौका मिल गया है फिजिकल देने का। साथ में अगर मैं फीमेल और पुलिस की बात करूँ तो फीमेल में कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स बहुत कम थी, मतलब मेरे ही पास लगभग 20 के आसपास ही फीमेल्स होंगी, और लगभग सभी लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। सभी लोगों का बहुत कम स्कोर में भी हुआ है, बहुत ज़्यादा स्कोर में भी हुआ है। इसका मतलब है फीमेल कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम कंपैरेटिवली अदर जो कैटेगरीज़ हैं उनसे ज़्यादा इनका सिलेक्शन हुआ है। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिस्टर का 280 के आसपास स्कोर था, 280 289 290 के आसपास, और उनका SC कैटेगरी थी और उनका सिलेक्शन हुआ है, और होना भी चाहिए क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत कम थे। ठीक है, तो SC ST इनका कट ऑफ काफ़ी कम था, इनका भी कम था, और इनका 330 के ऊपर, 330 के आसपास, 320 के आसपास, 300 से कम में भी इनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब क्वालिफाई इन्होंने किया है। आगे इनको फिजिकल और इंटरव्यू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये अपनी जो कैटेगरी है उसमें पोस्ट को क्या कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे। तो अभी इनकी कहानी क्या हुई है, बिल्कुल इनको फिक्स नहीं मानना चाहिए, इनको अपनी मेहनत करनी है कहाँ पर, फिजिकल और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा, सभी को करनी है वैसे तो ये हुई बात। इसके अलावा हम 87% और 13% की बात करें तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ESB का ये मानना है कि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया था मेरिट के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिन लोगों का स्कोर उस कट ऑफ के ऊपर जा रहा था जिसमें 87% लोग आ रहे थे, तो वो गए 87% में, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस कट ऑफ से कम थे, उनको भेजा गया 13% में। ठीक है, तो ये इनका मानना ये है कि ये परमानेंट कैटेगरी नहीं है, इसीलिए 87% टू 13% जाया जा सकता है। लेकिन मेनली बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई भी फिक्स रूल कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। MP में ना तो GAD के रूल्स में या फिर कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि
जो 87% से 13% में जाया जा सकता है या नहीं। तो मुझे लगता है इस पर केसेस होंगे और मुझे लगता है इसमें जो रिजल्ट है वो फिर से ESB को थोड़ी क्लैरिफिकेशन इसमें देना पड़ेगा कि कुछ लोगों का EWS से भी UR 13 में गया है, तो ये क्यों हुआ है ये उनको बताना चाहिए। और इस पर हो सकता है कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में या फिर एग्ज़ाम की रिजल्ट के फिजिकल की डेट के पहले तक कोई ना कोई ESB के द्वारा इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिले। इवन ESB को क्लैरिफाई करना चाहिए कि 87% से 13% में लोगों को क्यों भेजा गया। ये आपको बताना चाहिए लोगों को कि ये फिक्स कैटेगरी नहीं है, ये कुछ भी जो भी है ये आप समझाइए लोगों को, तभी समझ में आएगा। ऐसे तो मतलब कन्फ्यूजन बढ़ रही है लोगों के बीच में और सबसे ज़्यादा लोग परेशान हुए हैं इसको लेके। बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं जिनका UR कैटेगरी से 87% में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, वो अचानक से 13% में आ गए। या फिर OBC से भी, OBC 87 से 13% में आ जाना, और 13% का अभी कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए सबको डर लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि मीन्स उन्होंने 13% प्रोविजनल में क्या किया है, क्वालिफाई किया है, तो क्या फिजिकल की तैयारी शुरू करें या थोड़ा हल्के वे में इसको तैयारी करें, साथ में अदर एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं उनसे बोलूँगा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपकी जो मेरिट है वो बनेगी मेंस प्लस फिजिकल प्लस इंटरव्यू, इन तीनों के स्कोर के बाद आपकी मेरिट बनेगी। अब मैंने यहाँ पर बताया कि इन्होंने माना है कि ये मेरिट बेस्ड कैटेगराइजेशन है, ना कि परमानेंट कैटेगरी। इसका मतलब है आगे भी कैटेगरी चेंज हो सकती है। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिजिकल और इंटरव्यू में अपना 100% 100% देना है, बिल्कुल 100%। कोई भी मिनिमम नहीं सोचना है कि कितना स्कोर करना चाहिए, आपको अपना 100% देना है। 150 में से जितना ज़्यादा स्कोर आप कर पाएंगे, आई नो कि मुझे पता है कि 100 में से ज़्यादा स्कोर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं जाता है फिजिकल में, तो आपको इंटरव्यू पे भी ध्यान देना है। आपको कुल मिला के ये नहीं सोचना है कि मुझे 32 नंबर लाने हैं क्योंकि 30 पासिंग मार्क्स हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा 30 पासिंग मार्क्स हैं इसमें। तो ये आपको नहीं सोचना है कि अगर मेरे 35 नंबर भी आ रहे हैं तो मेरा हो जाएगा, नहीं। आपको सिर्फ होना नहीं है, आपको इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट में भी आना है। तो फाइनल मेरिट में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और इसीलिए मैं बोलूँगा जिनका 13% में हुआ हो चाहे 87% में, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक UR कैटेगरी का कैंडिडेट है, OBC का मान लेते हैं हम, OBC का कैंडिडेट है जिनका स्कोर था 402। एक एग्जाम्पल है 402, इनका हुआ 87% में। एक कैंडिडेट है जिनका स्कोर था 397 और इनका हुआ 13% OBC कैटेगरी में। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कितनी मार्क्स का अंतर है इनके बीच में, 5 मार्क्स का अंतर है। अब इंटरव्यू में या फिर फिजिकल में अगर ये वाला व्यक्ति ये 5 नंबर को कवर करके आगे पहुंच जाता है तो ये 13% से किस वाली कैटेगरी में आ सकते हैं, 87% वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। ऐसा अभी मेरा मानना है, क्योंकि अगर यहाँ पर कैटेगराइजेशन चेंज हो रहा है तो वो चेंज हो रहा है मेरिट के आधार पर, कितना आप स्कोर कर रहे हो इसके आधार पर चेंज हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आगे भी हो सकता है, और अगर हो सकता है तो हमें अपना 110% यहाँ पर देना है। तो फिजिकल में अपन को क्या करना है, तैयारी बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है, इंटरव्यू में कोई भी चूक नहीं करनी है। अभी से आपको इंटरव्यू को तैयार करना शुरू कर देना है। फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर 30% मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा, मतलब 100 में से 30 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आपके 29 भी अगर आपने स्कोर किया तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, चाहे आपका स्कोर 450 प्लस भी हो तो भी आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं फिजिकल की। फिजिकल में आपको 110% आपको अपना देना है, 30% मिनिमम स्कोर तो आपको करना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आगे क्या करना है, फिजिकल में बहुत ज़्यादा अपना पूरा 100% देना है। इंटरव्यू के लिए क्या करना है, MP का करंट अफेयर देखते रहिए, जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। साथ में पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, पर्सनालिटी पर आपको काम करना है। कुछ अपनी बेसिक क्वेश्चंस के आंसर बना के रखें कि आपका नाम क्या है, नहीं मतलब टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। तो इसके कुछ आंसर आपके पास होने चाहिए, बहुत अच्छे आंसर, तो इनको आप लिखना शुरू कर दीजिए पर्सनालिटी से संबंधित। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप इतने सालों तक, आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या क्या किया, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको अभी से तैयार करना शुरू कर देना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो उनके लिए तैयार रहना। साथ में पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई नॉलेज है तो वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जो क्रोनोलॉजी होती है, क्रोनोलॉजी नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे पदक्रम जो होता है, पदानुक्रम,
पदानुक्रम से संबंधित चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें आपको क्या करनी है, पता करके चलनी है। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ कोरा कागज़ यूपीएससी पर जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कोरा कागज़ यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग बहुत ज़्यादा लोग मुझे मतलब फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, तभी हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा मेहनत हम ईएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए कोरा कागज़ यूपीएससी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।